अमेरिका ईरान में महायुद्ध फिर से शुरू हो चुका है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको बताएंगे और आज इसी विषय पर होगी चर्चा। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच अब युद्ध विराम लागू है और दोनों देशों के बीच बातचीत भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमले किए हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास ईरानी द्वीपों पर अटैक हुआ है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने दक्षिणी ईरान पर ये नए हमले किए हैं, जिनमें ईरानी मिसाइल साइट और खदानें बिछाने की कोशिश कर रही नावों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये हमले आत्मरक्षा में किए गए। इन हमलों का मकसद ईरानी सेनाओं से पैदा होने वाले खतरों से हमारे सैनिकों की रक्षा करना था। सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता टिम हॉकिंस ने कहा है कि अमेरिकी सेना चल रही संघर्ष विराम के दौरान संयम बरतते हुए अपनी सेनाओं की रक्षा करना जारी रखे हुए है। ये हमले अब ऐसे समय में हुए हैं जब दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि समझौते के लिए चल रही बातचीत में प्रगति हुई है। अब ऐसे में इन नए हमलों से बातचीत रुकने और फिर से युद्ध शुरू होने का अंदेशा पैदा हो गया है। इधर ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका के हमले ईरान के लारक द्वीप पर हुए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार हॉर्मुज़ जलद मरुमध्य के पास दक्षिणी लारक द्वीप पर हुए अमेरिकी इजरायली हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट में स्थानीय लोगों के हवाले से बताया गया कि मारे गए लोगों में से 3 की पहचान कर ली गई है। हालांकि कुल मृतकों की संख्या अभी भी स्पष्ट नहीं है। अभी यह भी तय नहीं है कि मारे गए लोग सेना से जुड़े हैं या फिर हमलों में आम लोगों को निशाना बनाया गया है। वहीं लारक द्वीप पर हमले के बाद अमेरिकी सेना ने कहा कि यह कार्रवाई सैन्य अभियान का हिस्सा नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा के तहत की गई है। ऐसे में अब ईरान के रुख पर दुनिया की नजर है। ईरान इस पर प्रतिक्रिया देता है तो एक बार फिर युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। खासतौर से हॉर्मुज़ के आसपास तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका की यह कार्रवाई ईरान से समझौते के लिए चल रही बातचीत को भी खटाई में डाल सकती है। बीते कुछ दिनों में दोनों पक्षों ने यह कहा है कि कई मुद्दों पर बातचीत हो गई है, जल्द ही समझौता हो सकता है। ऐसे में सैन्य कार्रवाई से ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौता में देर हो सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए थे। इसमें पूरे पश्चिम एशिया में संघर्ष छिड़ गया। ईरान ने इसके जवाब में इजरायल और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया। दोनों पक्षों में 8 अप्रैल को अस्थायी सीज फायर हुआ था, जिसके टूटने का अंदेशा अब बढ़ता जा रहा है। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ हैं। परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ पूर्व राजदूत सुशील कुमार सिंघल जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका सुदर्शन न्यूज में। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल टीपीएस त्यागी सर हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। और चर्चा की शुरुआत त्यागी सर आपसे ही करूंगी। सर, जिस तरीके से अभी बातचीत चल रही थी कि समझौते की बात में प्रगति हुई है, समझौते की बात पर चर्चा हो रही है और समझौते की बात आगे बढ़ रही है, लेकिन अब अचानक से अमेरिका ने जिस तरीके से अब ईरान पर हमला कर दिया है, अब ये युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? पहले कहा जाता था कि अमेरिका ही नहीं चाहता कि युद्ध आगे बढ़े, लेकिन फिर अमेरिका ही अब हमला कर रहा है ईरान पर। सर देखिए, अगर लॉजिकली देखा जाए जी, बाय रीजन एंड बाय पॉजिटिव आर्गुमेंट देखा जाए, तो ये हमले की वजह से जो पीस वार्ता चल रही है वो नहीं रुकेगी। कारण पहला, क्या इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमले नहीं कर रहा? क्या हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर हमले नहीं कर रहा? और क्या इजराइल और लेबनान में, वाशिंगटन में पिछले अगले 45 दिन तक युद्ध विराम नहीं है, लेकिन युद्ध विराम होने के बावजूद भी हमले हो रहे हैं। यानी युद्ध विराम में छोटी मोटी घटनाओं की वजह से युद्ध विराम को नहीं तोड़ा जाता, और जो छोटी मोटी घटनाएं हैं वो कसदन आक्रमण की नहीं है, बल्कि वो आवश्यक डिफेंस की हैं। अमेरिका का ये कहना है कि उसके सैनिकों को एक खतरा महसूस हो रहा था साउथ लेबनान में कुछ मिसाइल लॉन्चर्स की साइट से, लिहाजा उन्होंने उन मिसाइल लॉन्चर्स की जो साइट थी उसके ऊपर हमला किया, उन्हें खत्म किया। दूसरे, जब एक किस्म से वार्ता चल रही है, पीस डील होने वाली है, ऐसे में उनकी किसी बोट
जो माइंस लगाने जा रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जिन माइंस से ऑलरेडी पहले काफी बड़ा खतरा हो चुका है, तो ऐसे में उन माइन को नष्ट करना या उस बोट को नष्ट करना जो वो माइन लेइंग के लिए जा रही थी, ये भी उचित दिखाई देता है। तो इसको भी हम युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं मान सकते। दूसरे, लड़ाई लड़ना इस समय दोनों में से किसी के भी फेवर में नहीं है। अमेरिका के फेवर में तो इसलिए नहीं है कि अगर अमेरिका इस समय तोड़ता है इस सीज फायर एग्रीमेंट को और अटैक करता है, तो फिर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद है, थोड़ा बहुत चल रहा है, आगे से वो भी बंद हो जाएगा। और इतना ही नहीं, फिर काफी लंबे समय तक बंद रहेगा, और उसकी वजह से जो इफेक्ट होगा वो फिर तुरंत ठीक नहीं किया जा सकेगा, उसमें और ज्यादा लंबा समय लगेगा, और ये अमेरिका नहीं टॉलरेट कर सकता। उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, लिहाजा इसलिए ये अमेरिका के फेवर में भी नहीं है, और ईरान के फेवर में भी नहीं है। ईरान के फेवर में इसलिए नहीं है कि एक तो उसकी इकोनॉमी खराब थी, वरना वहां प्रोटेस्ट ना हुए होते। दूसरे, पिछले साल के युद्ध में खराब हो गई, इस युद्ध में खराब हो गई, और अब जब से अमेरिका का ब्लॉकेड लगा है, तब से तो उसका जो तेल है वो उसे समुद्र में डालना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ना निकाले तो कुएं बंद हो जाए, और अगर निकाले तो या तो पाइप बर्स्ट हो जाए, और या जो उसके स्टोरेज टैंक है उनमें से स्पिल ओवर करने लगे। तो लिहाजा उसके लिए भी ये ठीक नहीं है कि जितना युद्ध आगे बढ़ेगा उसकी इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा खराब होती चली जाएगी। तो दोनों के लिए ये जरूरी है कि वो किसी एक पीस समझौते पे आए। अच्छा, वो उन्होंने कर भी लिया है, चाहे दिखाने के लिए दोनों पार्टी ये कह रही हो कि हम उसे नेस्ता नाबूद कर देंगे अमेरिका, और ईरान कह रहा है कि हम किसी कीमत के ऊपर अपने न्यूक्लियर हथियारों को या न्यूक्लियर यूरेनियम को नहीं देंगे। लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है। दे हैव ऑलरेडी कम टू ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में वो आ चुके हैं। इसका पता कहाँ से लगता है? इसका पता यहाँ से लगता है कि उन्होंने उसकी पहली कंडीशन रखी है कि सभी तरह के युद्ध समाप्त हो, चाहे वो जमीन से हो, पानी से हो, हवा से हो, और सभी फ्रंट के ऊपर, चाहे वो लेबनान में हो या ईरान में हो, सभी तरह के युद्ध समाप्त हो। दूसरा, उसमें और चीजें तो सब है ही है। जो सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो ये है कि अब्राहम एकॉर्ड में जो बाकी देश बच गए हैं मिडिल ईस्ट के, वो भी भाग ले। यानी कि जैसे बहरीन और यूएई ऑलरेडी वो इजराइल को मान्यता दे चुके हैं। अगर और देश भी मान्यता दे देंगे या कम से कम मान्यता को कंसीडर करना शुरू कर देंगे, तो यूं समझ लीजिए कि एक परमानेंट शांति की तरफ एक बड़ा कदम होगा, यानी कि शत्रुता को खत्म करना। लेकिन वो शत्रुता तो सर खत्म नहीं हो रही है अभी, और ये कोई बात जी, हाँ। कोई चीज एकदम खत्म नहीं होती जी। आप आज शादी करें तो कल को बच्चे की उम्मीद नहीं कर सकते। लिहाजा इतने पुराने समय का जो एक झगड़ा चला आ रहा है वो एकदम खत्म तो नहीं होता। हाँ। लेकिन इस किस्म की सोच पहली दफा दिखाई दी है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जो 7-8 पॉइंट हैं, उनमें एक पॉइंट ये भी है कि शत्रुता खत्म की जाए। मतलब दिस इज ए चेंज ऑफ द माइंडसेट। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक एग्जिट पॉइंट पर पहुंचना होगा। इसकी बात सुशील सर से भी मैं समझूंगी। सुशील सर, जिस तरीके से टीपीएस सर कह रहे हैं कि ये समझना बहुत जरूरी है कि शत्रुता को कैसे खत्म करना है, मुझे लग रहा है कि एग्जिट पॉइंट पर पहुंचना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अब युद्ध जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पहले बातें हो रही थी कि समझौते की, और अभी भी वही बात हो रही है कि समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जब हम बातचीत की प्रक्रिया पर बैठे हुए हैं, फिर हमला कर देना, वो तो युद्ध को आगे बढ़ाना हुआ। लेकिन सर, अभी जो स्थिति बनी हुई है उसका एग्जिट पॉइंट क्या लग रहा है? एग्जिट पॉइंट क्या ये है कि हमले होते रहेंगे, युद्ध आगे बढ़ता रहेगा, या फिर बातचीत होगी, कोई हल निकलेगा? सर, बात यह है कि ये बात आप कह रही हैं अपनी जगह सही है कि एक तरफ तो वार्ता की बात हो रही है और दूसरी तरफ युद्ध भी चल रहा है। लेकिन इसमें अगर आप देखें किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अमेरिका ने क्या कहा है कि मैंने जो है अपनी सुरक्षा के लिए किया है, क्योंकि हमारे ऊपर हमला हो रहा था, वहां माइन लेकर ही जा रही। उधर
ईरान ने क्या है उसकी आलोचना की है अभी तक, उसमें उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या लेंगे ये अलग बात है। तो ये दिखाता है दोनों तरफ से कि ये इस तरह के हमले हुए हैं, लेकिन बातचीत का दौर नहीं टूट रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि ये जो अभी जो जब भी ये जो चल रहा है हमारा अभी जिनका जो युद्ध विराम जो हुआ है वो बड़ा अनईजी युद्ध विराम हुआ है। जैसा कि अभी कर्नल साहब ने इजराइल का एग्जाम्पल दिया, लेबनान का, तो वहां थोड़ी सी सिचुएशन अलग है, क्योंकि जो सीज फायर हुआ है लेबनान की गवर्नमेंट और इजराइल के बीच में हुआ है, हजबुल्ला से नहीं हुआ है। ईरान ने हमेशा इजराइल ने हमेशा ये कहा है कि हजबुल्ला का जहां तक संबंध है, अगर उनसे हमें खतरा रहेगा बराबर उसके ऊपर हमला करें। तो वो थोड़ा सा वो अलग है। लेकिन यहां पे जो दिख रहा है कि बातचीत दोनों ही चाहते हैं और लेकिन अपनी शर्तों पे चाहने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार गोल पोस्ट को थोड़ा बदल देते हैं। जब वो बाकी चीजों में बातचीत होने लगी तो उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड को उसमें बीच में ले आया कि भाई क्या आप ये जो पाकिस्तान और ये टर्की इवन ईरान का उन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि वो सब लोग साइन करें, ये मैं तभी वो पीस आ पाएगी। वो ठीक बात है, पीस आ पाएगी, लेकिन वो सारी कंडीशंस के अलग हैं। क्योंकि अभी जो मुद्दा है वो ये है कि जो सीज फायर हो रहा है इसको परमानेंट सीज फायर में कैसे बदला जाए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, जो दुनिया के देशों का ज्यादा इंटरेस्ट है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कितने जल्दी उसको खोला जा सके, ताकि जो ये समस्या खड़ी हो रही है तेल की दुनिया में सबको, वो खत्म की जाए। तो सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए ये है, और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है न्यूक्लियर का है। इजराइल के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट की जो इश्यू है। तो उसको लेकिन मोरलेस आई थिंक इसमें अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि 60 दिन की जो विंडो की बात हो रही है कि 60 दिन का समय दिया जाएगा, उसमें ये बातचीत करेंगे कि इसमें एनरिचमेंट का जो एनरिच यूरेनियम है उसको किस तरह से उसको डिस्पोज ऑफ करा जाए। उसमें 3-4 अमेरिका ने ऑप्शंस दिए हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें एक ऑप्शन कोई ना कोई ईरान उसमें मान लेगा। अब बात आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलने की। उसको जो अंडरस्टैंडिंग वो ये हो रही है कि 30 दिन के अंदर उसको पूरी तरह से खोला जाएगा, लेकिन उसके साथ में 2 कंडीशन है ईरान की। एक तो सैंक्शंस की है, दूसरी जो उनकी असेट्स है कि उनको वापस दिया जाए। उसमें टाइमलाइन जो बननी है उसके ऊपर मेन इशू वहां पर बना हुआ है, जो मेरी समझ में ये जो अभी तक जो स्टिकी पॉइंट है। और वो दोनों ही साइड ये कह रहे हैं कि हाँ हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं हुआ था। ईरान का अगर आप पहले रुख देखें, वो हमेशा कहते हैं बात ही नहीं कर रहे, हमारी शर्तों पे ही सारी बात होगी, लेकिन अब वो रुख उसमें बदलाव आया। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप जो अमेरिका की तरफ से भी मैं कहूंगा कि थोड़ा उन्होंने भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, क्योंकि वो सैंक्शंस हटाने के लिए फेज्ड मैनर में और असेट्स रिलीज करने के लिए तैयार हो गया। वहां रिपब्लिकन्स में थोड़ा वहां जो सेनेटर्स हैं उसके लिए वो नाराज है उनसे, तो वो वहां भी वहां चल रहा है अमेरिका में, वो दूसरा एंगल है। लेकिन जब जिस तरह से बातचीत हो रही है, इन बातों पर मेरे ख्याल से सहमति बनती जा रही है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप है तो वो कुछ ना कुछ वो छोड़ते रहते हैं, क्योंकि उनको विनिंग नोट पे चाहिए। उनको ये दिखाना है अपनी जनता को, सबको, कि भाई मैं जो है अपनी शर्तों पे ईरान को दबाया। तो वो जो अब्राहम अकॉर्ड ये सब की बात कर रहे हैं वो उस पर लाइन पर चल रहे हैं। लेकिन जो स्क्रिमिश ये जो हुआ है, मेरे ख्याल से ये अभी सीरियस नहीं है। लेकिन अगर फिर हमला होता है, ईरान को ज्यादा बड़ा हमला कर देता है, तब लगता है, तब मेरे ख्याल से सिचुएशन थोड़ा बदल जाए। ठीक है, टीपीएस सर भी हैं। सर, ये जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया, दूसरी तरफ समझौते की बात चल रही थी, अब क्या लग रहा है वो बात आगे बढ़ेगी कि या फिर इसका पलटवार ईरान भी अमेरिका को दे सकता है? सर मेरे से पूछ रही हैं? जी सर, आपसे। जी मैं आपसे बात बताना चाहता हूं जी। और एम्बेसडर साहब यहाँ बैठे हैं, ये इस सवाल को मुझे बताएं। जब अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने ये कहा कि अमेरिका के लिए ईरान पे हमला करना जरूरी था। अगर ना करते तो अगले 72 घंटे में नॉर्थ कोरिया अपना एटम बम रशिया के थ्रू ईरान में डिप्लॉय करने वाला था। अब ये बात उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कही।
अगर न्यूक्लियर बम को एक देश से दूसरे देश में इस तरह से डिप्लॉय किया जा सकता है, और इसका उदाहरण भी है। अमेरिका ने 150 न्यूक्लियर बम यूरोपियन कंट्रीज में, इटली में, बेल्जियम में, नीदरलैंड्स में, जर्मनी में ऑलरेडी डिप्लॉय किए हुए हैं। ऐसे ही अगर नॉर्थ कोरिया ईरान में कर देता है तो फिर ईरान को एनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत क्या है? वो यूरेनियम इसीलिए तो एनरिच कर रहा है ताकि एटम बम बना सके। एटम बम बनाने में अभी टाइम है, 90% तक एनरिच करना पड़ेगा। उसके बाद भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। सेंट्रीफ्यूज उसके पास खत्म हो चुके हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के निरीक्षण से उसे बचना होगा। ऐसी स्थिति में अगर नॉर्थ कोरिया का बम आ सकता है तो बेकार हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि साहब एनरिच यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम। मेरे लॉजिक में कहाँ कमी है? मैं एम्बेसडर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इसके ऊपर जवाब दे थोड़ा सा। और उससे पहले दूसरी बात, ये तो हो गया एनरिच यूरेनियम का। दूसरी बात, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम खोल देंगे, लेकिन 30 दिन लगेंगे इससे पूरी तरह से शिप की आवाजाही में। पहली बात तो ये कि 30 दिन में वो उन माइंस को नहीं हटा सकता जो उसने खुद लगाई है। और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग ब्रिटेन और अमेरिका दोनों भी लग जाए तो माइंस की लोकेशन ही नहीं पता है। और अगर लोकेशन पता है भी कहीं कहीं पे तो सोनार भी उन्हें नहीं ढूंढ सकता करेक्टली, क्योंकि समुद्र की लेयर की डेंसिटीज अलग अलग होती हैं। यानी कि सोनार जिस लोकेशन को सतह से 5 मीटर नीचे बताएगा, असलियत में हो सकता है कि वो 6 मीटर नीचे हो। सोनार डिफरेंट डेंसिटीज में सोनार भी काम नहीं करता। तो इसका मतलब कि वो माइंस, और फिर वो एकॉस्टिक माइंस है, मैग्नेटिक माइंस है। कुछ माइंस जो तली के ऊपर बैठी हुई है वो गारे में और पत्थरों में दब चुकी हैं, जो आवाज से एक्टिवेट हो जाए, जो चुंबकीय अट्रैक्शन से एक्टिवेट हो जाए। इन सब माइंस को 1 महीने में इतने बड़े एरिया में निष्क्रिय करना मुश्किल है। लिहाजा ये कहना कि 1 महीने बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज चलने लायक हो जाएगा, आउट ऑफ क्वेश्चन। और अगर हो भी गया तो भी जो कंपनीज है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है, वो अपने इंश्योरेंस प्रीमियम कम नहीं करेंगे, क्योंकि कमर्शियल शिप वहां आने में डरेंगे। तो ऐसी स्थिति में कई महीने और लग सकते हैं। चलिए बिल्कुल सर, आपसे मेरा ये सवाल है, जिस तरीके से ये स्थिति बनी हुई है कि अभी युद्ध और चलेगा आने वाले समय में, लेकिन इसका प्रभाव बाकी देशों पर बहुत पड़ रहा है, दुनिया पर बहुत पड़ रहा है। भारत पर ही देखें तो पेट्रोल कीमतों की दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। अब अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो उसका प्रभाव तो भारत की आम जनता पर पड़ रहा है। फिर इससे, इस स्थिति से सर कैसे निपटा जाएगा आने वाले समय में अगर युद्ध लगातार चलता रहा? सर नहीं शिवांगी, आप बिल्कुल सही कह रही कि जो है युद्ध अगर ये बढ़ता रहता है बराबर, इस तरह की तनाव की स्थिति रहेगी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा तो उसका दुनिया पे तो असर पड़ ही रहा है, भारत पे बहुत असर पड़ेगा, ऑलरेडी पड़ रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे को भारत सरकार 1000 करोड़ रुपए के करीब रोजाना नुकसान हो रहा है भारत सरकार को। उसकी वजह से उन्होंने तेल की कीमतें भी बढ़ाई हैं। तो भारत हमेशा से यही कहता आ रहा है कि भाई इस लड़ाई को बंद करिए और आराम से बैठ के बात कीजिए और जो समस्याएं हैं उनको सुलझाइए। और अभी भी जब क्वाड की मीटिंग हो रही है उसमें भी यही मैसेज भारत ने दिया है। अभी जो बायलैटरल मीटिंग हो रही थी, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए हुए हैं अमेरिका के, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी यही बोला है, विदेश मंत्री जी ने भी यही बोला है और बराबर मैसेज हमारा यही है। क्योंकि लेकिन उसके साथ साथ अब क्या भारत कर रहा है कि भारत जो है अपने जो डिपेंडेंस है स्टेट ऑफ हॉर्मुज उस पर कम करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसा कि वेनेजुएला से 2 महीने पहले मार्च तक हम कोई तेल नहीं ले रहे थे, जीरो तेल वहां से इंपोर्ट हो रहा। अप्रैल के महीने में हमने करीब 2 लाख बैरल पर डे वहां से, और मई में जो आंकड़े आया है 4,28,000 बैरल पर डे हम वेनेजुएला से इंपोर्ट कर रहे हैं। वेनेजुएला इस वक्त हमारा नंबर 3 वो इंपोर्ट कंट्री बन गया जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जो रशिया यूएई के बाद में नंबर अब जो है वेनेजुएला का आ गया है। और हमारे यहाँ 3-4 कंपनियां जो उसको वहां का इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो जो हैवी ग्रेड ऑयल है, क्रूड होता है, वो लोग कर रहे हैं।
लेकिन उससे हमारे को जो अवेलेबिलिटी की समस्या है वो तो हल हो रही है, लेकिन कीमतों की जो समस्या है वो इससे हल नहीं हो रही है। इसीलिए भारत पूरी कोशिश कर रहा है बातचीत के जरिए से कि इस समस्या का हल किया जाए। और जहां तक अभी कर्नल साहब ने एक सवाल पूछा था मेरे से, तो आई थिंक मैं उसको जवाब दे दूं कि जिन्होंने जॉन बोल्टन का जो नाम लिया, जॉन बोल्टन नेशनल एडवाइजर थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वहां के, और वो नोन जो उनके बारे में बहुत फेमस है कि वो ईरान के और नॉर्थ कोरिया के बहुत खिलाफ है। उनकी व्यूज जो है बड़ी ही स्ट्रांग है उनके बारे में। और ये जो बात उन्होंने कही कि उन्होंने जॉन बोल्टन ने स्टेटमेंट दिया है, तो जहां तक मेरी जानकारी है इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था पहली बार। और इस तरह से अगर, और ना ही कोई ऐसा कंफर्मेशन है किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी से या कहीं आईएए से कि ये नॉर्थ कोरिया ये तैयारी कर रहा था कि ईरान में वो ट्रांसफर कर दिया जाए। जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि डिप्लॉय किए गए हैं यूरोप में न्यूक्लियर वेपन, वो ओपनली वो किए गए हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन को कहीं स्टेशन करना आसान नहीं है। उस आपको याद होगा कि क्यूबा क्राइसिस किस वजह से हुआ था, इसी वजह से हुआ था जब यूएस रशिया ने कोशिश की थी क्यूबा में मिसाइल्स लगाने, अपने न्यूक्लियर वेपन लगाने की। तो ये नॉर्थ कोरिया के बारे में जो रिपोर्ट है कि उसकी वजह से उन्होंने हमला किया, मेरे ख्याल से इसमें जो है अभी ये कोई कंफर्मेशन कहीं से भी नहीं आया है, और ये भी नहीं कंफर्मेशन है कि जॉन बोल्टन ने ये स्टेटमेंट दिया है इस तरीके। कुछ मीडिया में इस तरह की बातें आई हैं कि इस तरह की बात हुई है, सुबुगाट हुई है, बट कंफर्मेशन जो है रिलायबल सोर्सेज से इस बारे में कहीं भी नहीं। और जहां तक मैंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के बारे में बात की थी, जो कर्नल साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि जो अगर वहां डेप्थ चार्जेस लगे हुए हैं उनको निकालने में समय लगेगा, लेकिन शिप्स तो अभी भी जा रहे हैं, अभी भी 40-50 शिप रोज की वहां से निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया क्योंकि वहां माइन लगी हुई, क्योंकि ईरान हेल्प कर रहा है उनको निकालने। तो पूरी तरह डीमाइन होने में समय लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसमें सब समय लगता है, इतना लंबा एरिया है। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल तरह से माइनिंग होने से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हो गया है, वो नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है। दैट्स व्हाट। थैंक यू। और ये है कि युद्ध की स्थिति जो नजर आ रही है, जिस तरीके से टीपीएस सर ने भी कहा आने वाले समय में अभी ये चलेगा और लंबा चलेगा। अब ये स्थिति देखनी होगी, अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है तो बाकी देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है तो क्या ईरान इसका पलटवार करेगा। तमाम सवाल अभी भी लोगों के मन में बने हुए, क्योंकि युद्ध दो देशों का नहीं है, पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। फिलहाल सर समय का अभाव है। सुशील सर, कर्नल टीपीएस त्यागी सर, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, आप दोनों पैनलिस्ट ने मुझे समय दिया। आप दोनों पैनलिस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए, सुशील सर, कर्नल टीपीएस त्यागी सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल के लिए आज की इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।